सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के बीच एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी का इस नई क्लास में जोरदार स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले हम अपना पुराना काम रिकॉल कर लेते हैं। यह इसलिए करा देते क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप रिवीजन करके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं या किसी कारण बस रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो एक मेरा भी फर्ज बनता है मैं साथ ही साथ आपको रिवीजन करता हूँ। चलो तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं जिससे कि आप पुरानी वाली क्लास को आज वाली क्लास से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो रिकॉल करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं हम लोगों ने ये जाना था। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं फिर हमने ये पढ़ा था। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो बताए थे? एक संतुलित बताया था, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कितने? दो। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से दो? एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या था? ढांचा रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जहां तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। जहां तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो वो कौन सा समीकरण कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसका अन्य नाम क्या था? ढांचा रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर थी, दोनों तरफ बराबर थी, तो उसे हमने क्या बोला था? संतुलित रासायनिक समीकरण बोला था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या थे? महत्व। हमने संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व जाना था। क्यों हम बैलेंस कर रहे हैं, इसकी क्या इंपोर्टेंस है, क्या है इसकी जरूरत, क्यों हम इसे बैलेंस करने में लगे हुए। तो हमने इसमें 5 कारण जाने थे जिस कारण से हम इसे बैलेंस कर रहे थे। क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है तो हमने जाना था। एक तो इससे हमें क्या पता चलता है? पहली बात, इससे हमें क्या पता, देखो ओरली मैं आपको याद करा दे रहा, लिखते रहे आप, बढ़िया है, नोट्स बनाते रहे, वो सब अच्छा है, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छा है, आप नोट्स बनाए, रिवीजन करें, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको ओरल भी याद कराने की कोशिश करता हूँ साथ ही साथ, जिससे कि आप बाद में अगर लेके बैठे खुद से याद करने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशान होंगे तो आप छोड़ देंगे वहीं पढ़ाई। इसलिए मैं साथ ही साथ रिवीजन कराता हुआ चला। तो हम क्या बताने वाले हैं? रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण जो हमने लिखना सीखा, उसकी जो परिभाषा सीखी, इसकी जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों हम सीख रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को, आगे क्यों सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 पॉइंट ध्यान देते। पहला क्या? देखो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी होगी, उससे हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चलेगा। पहला पॉइंट क्या था? 5 पॉइंट बताएंगे, अब भी दिमाग में डाल लो। 5 पॉइंट बताएंगे, एक एक को ध्यान से सुनना जो मैंने कल बताए थे। पहले पॉइंट में क्या था? अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चलता है। हो गया क्लियर? अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में पता चलता है किससे? संतुलित रासायनिक समीकरण से। दूसरा क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद में यदि कोई हमारा गैसीय अवस्था में है, अभिकारक एवं उत्पाद में यदि कोई गैसीय अवस्था में तो हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? आयतन ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था अभिकारकों या उत्पाद हो उसके हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभिकारक या उत्पाद के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले में हमने क्या बताया था? भूल गए? कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बताया? अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चलता है। पहला पॉइंट, अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चलता है कि अभिकारक कौन है या उत्पाद कौन है, कहां से आया, कब आया, कैसा है, वो सारी बातें हमें पता चलती है संतुलित रासायनिक समीकरण से। दूसरा, यदि हमारा कोई गैसीय अवस्था में, यदि अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में, हमारा गैसीय अवस्था में, तो हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? अभिकारक और उत्पाद का हम क्या निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अभिकारक में कितने मोल हैं या उत्पाद में कितने मोल हैं, तो हम अभिकारक हो या उत्पाद
दोनों के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, किसके, अभिकारक की भी निकाल सकते हैं, उत्पाद की भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, संतुलित रासायनिक समीकरण अगर लिखा है तो हम उसके अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। देखो मोलों की संख्या, यहाँ अणुओं की संख्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट समझ में आया, मतलब अभिकारक हो या उत्पाद हो उसके हम अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, इसमें मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, इसमें आयतन निकाला था, इसमें इसके बारे में पता चलता है अभिकारक उत्पाद में। लास्ट वाला बच्चा है पिंकी वाला। पिंकी वाला क्या है बताएगा कोई, आप में से कोई बताएगा? पिंकी वाला बताएगा, पिंकी प्रॉमिस वाला रह गया है, कोई बताएगा? इसमें हमें यह पता चलता है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। पांचवा क्या है, पांचवा पॉइंट हमें यह बताता था कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कल मैंने आपको बताया था, 9th क्लास के पहले चैप्टर में है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखो। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, क्या होता है कोई बताएगा आप में से? बहुत सारे स्टूडेंट पता होगा आप लोगों को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही बेकार कर सकते हैं। मतलब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। मैंने क्या बोला? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, मतलब अभिकारक का कुल द्रव्यमान ले लिया, वो बराबर होगा किसके? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। कल मैंने आपको बताया था 3 ग्राम इधर 3 ग्राम इधर, मैग्नीशियम लिया था 3 ग्राम, ऑक्सीजन लिया था 3 ग्राम, तो अभिकारक थे दोनों, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या था? अभिकारक थे। तो मैग्नीशियम का 3 ग्राम, ऑक्सीजन का 3 ग्राम, टोटल किया तो 6 ग्राम। ये 6 ग्राम बराबर था किसके? उत्पाद के। उत्पाद में क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो अगर इधर 6 ग्राम कोई चीज डाली है आपने, अगर आपने 6 ग्राम कोई चीज डाली है तो उधर भी हमें 6 ग्राम ही प्राप्त होगी, 6 ग्राम ही प्राप्त होगी। ऐसे ही तो है भाई, अगर आप बाजार से 1 किलो आलू 1 किलो चीनी लेके आए हैं, 1 किलो आलू 1 किलो चीनी लेके आए हैं, तो घर आते आते वो 1 किलो आलू और 1 किलो चीनी तो होंगे, उनका द्रव्यमान 2 ही किलो होगा। उनका अगर कुल द्रव्यमान देखा जाए तो 2 ही किलो होगा। ऐसा तो है नहीं 2.5 हो जाएगा घर पे आते आते, या 1.5 हो जाएगा, कम ना होगा ना ज्यादा होगा। 2 आप लेके आए थे, 2 केजी आप सामान लेके आए थे, तो घर पे भी 2 केजी होगा। ऐसी संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है। ऐसे हमारा अभिक्रिया में होता है। अभिक्रिया में क्या होता है? जितना हम अभिकारक में दे रहे होते हैं द्रव्यमान, जितना अभिकारक में द्रव्यमान होता है उतना ही हमें उत्पाद में मिलता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। समझ में आया? समझ में आया? अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यही भाई साहब हमारे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हमसे बस यही कहता है। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लें। रिव्यू पूरा समझ में आ गया? जो हमने अभी तक पढ़ा है पिछले लास्ट वाले लेक्चर में, वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, पूरी कहानी क्लियर हो गई। आपको कहानी क्लियर करते हुए रखना, तभी आपको आगे वाली चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। चीजों को जब आप समझ के पढ़ेंगे तो चीजें कहीं नहीं कठिन लगेंगी, और जब कठिन नहीं लगेंगी तो आपको आसान, आपको रुचि लगेगी, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। चीजों को जानने के लिए आप एक्साइटेड रहेंगे। सर की वीडियो आए उससे पहले आप एक्साइटेड रहेंगे, सर की वीडियो कब आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में सर पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, क्या होगा, कैसे हम सीख पाएंगे, कैसे सीखेंगे, तो वो एक्साइटमेंट होगा। फिर आप अलग अलग किताबें भी लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। जब आप इंटरेस्ट जगाएंगे अपना, तब आप क्या करेंगे? इधर से क्वेश्चन बैंक लिया, उधर से दूसरी किताब ली, पेपर कहीं से मिल गया आपको तो पेपर में देखने लगे, अरे सर ने पहला चैप्टर पढ़ा दिया, लो देखें क्या क्या आया था 2026 में। तो वो इंटरेस्ट जगेगा क्या? जब आप पढ़ने लगेंगे, मन से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे पढ़ने में, आपको समझ में आ रही चीजें, अच्छी बात है। नोट्स बनाते रहो प्रॉपर, वो भी अच्छी बात है। अभी आप चलना स्टार्ट करो। अभी ये जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, मैं आपको अब पिछले जितने भी साल के क्वेश्चन आए आपको सब दिखाएंगे। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप वो सभी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, लगा चुके होंगे, आपको आ रहे होंगे। आपके बस एक ही अंदर से आवाज आएगी, सर ये हम कर सकते हैं, सर हम ये कर सकते हैं, सर आता है छोड़ो, सर आगे बढ़ो आ रहा है। यही आपके आंसर होंगे। मैं आपको यही दिखाऊंगा ऑनलाइन। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही चैप्टर हमारा फिनिश होगा, उसके बाद हम आपको पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन आंसर देंगे फर्स्ट चैप्टर के। आप खुद बताएंगे कि सर हाँ वाकई में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा है आपसे, ये हमारे लिए बेनिफिट साबित हुआ है। और आपने अगर थोड़ा सा बीच बीच में डेली से अगर रिवीजन करते रहे
रूटीन बना दिया रिवीजन का, तो आप भूल भी नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। यही अगर आपने दूसरी कंडीशन बना ली, आपने अभी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, आप कर भी पा रहे हैं, बेटर रिजल्ट ला भी पा रहे हैं, लेकिन वहीं आपने 15 दिन गलती करी, 15 दिन आपने रिवीजन करना बंद किया, कॉपी को बंद किया, कहानी गई। फिर वो पहले आपकी जो नोटबुक में पहली हेडिंग में लिखी है ना, वो भी आपको कठिन लगेगी, वो भी आपको कठिन लगेगी, क्योंकि आपने गैपिंग कर दी। आप समझते हुए चले, जहां आपको थोड़ा डाउट आने लगे तुरंत वीडियो लेक्चर नंबर डालें, तुरंत आप देखना स्टार्ट कर दें, फिर वहीं रिकॉल कर लें चीज़ों को। यह आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर है, हमें फरवरी 2027 तक जाना है। तो इसके लिए हमें क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिव बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अदर सब्जेक्ट भी हैं। ऐसा टाइप आप इस तरीके से पढ़िए कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि हमें अदर सब्जेक्ट भी कवर करने। समझ में आ रहा है? मैथ भी आपको कवर करनी है, साइंस भी है आपके पास, एसएसटी भी है, इंग्लिश भी है ना। तो सभी सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई करें, मन से करेंगे, डेली रूटीन में करेंगे, कोई बोझ नहीं लगेगी पढ़ाई। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको बताया था, आज पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन रहने वाला है देख लेते हैं सामने। ये क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार, बोर्ड एग्जाम में ही आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है? किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हमसे पूछा गया है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। भाई हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं? क्या जरूरत है हमें बैलेंस करने की? क्यों भाई, हमने समीकरण लिखा छोड़ दिया, क्यों बैलेंस कर रहे हैं? भाई ढांचा वाला बन गया समीकरण, बहुत है भाई, हमें पता चल गया मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ने अभिक्रिया की ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आप में से कोई बताएगा अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? कोई बताएगा? मैंने आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? कोई भी किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर बताएंगे इसका। साथ ही साथ आप इसका आंसर जानेंगे क्या है, हमें क्यों बैलेंस करनी चाहिए। चलिए आइए पढ़ लेते हैं। कोई रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है तो उसे संतुलित क्यों करना चाहिए, क्यों बैलेंस करना चाहिए, बिना बैलेंस के काम नहीं चलेगा क्या, क्यों कर रहे हैं जान लेते हैं, ठीक है ना। कारण जान लेते हैं, क्यों बैलेंस करना जरूरी है। तो देखो हम जानते हैं, ये आपको पूरा बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, जैसा मैंने लिखा है आपको ऐसे लिख के आना। बहुत सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आप पढ़ेंगे, आपको आ रहा होगा। अभी आप पढ़ भी रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा हाँ ये सर हम लिख सकते थे, थोड़ा सा आपने हिंट दे दिया, अब हम लिख सकते थे इसका आंसर। फिर भी आप एक बार बता दो, फिर हम इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखो इधर क्या है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप बताएंगे, आंसर में आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। क्या बोला मैंने? हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। क्या जानते हो आप? आपने बताया, अपने टीचर को बोला हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, वो चीज आप जानते हैं, क्या कहता है वो आप लिखेंगे। तो क्या लिखा है आपने? किसी रासायनिक, देखो इन्वर्टेड कोमा में लिखना आपको, किसी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को देखो क्या लिखा हुआ, किसी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये किसने बोला? ये बोला द्रव्यमान संरक्षण के नियम ने। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ये बात कौन कहता है? ये बात ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो हमें बताता है कि किसी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न मतलब होता है बना सकते हैं, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं द्रव्यमान को, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये कौन कहता है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, चिल्ला के। समझ में आ गया? अब आप चिल्ला लेंगे। अभी तक इसका चिल्लाने का काम था, लेकिन अब आप समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं। जो बच्चे 9th में नहीं पढ़ पाए थे किसी कारणवश, आज उसे पता चल गया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको ये लिख के आना है
किसी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। क्या है, बहुत आसान है, लिख लेंगे ना बस आगे। तो ये चीज आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ नहीं खत्म हुआ है। अब आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं देखो आप। अतः आपने ये बात जानते थे, इस कारण से आप अपना आंसर देने वाले हैं। अतः एक रासायनिक समीकरण में सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान, सभी उत्पाद एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने भी होंगे उन सभी का कुल द्रव्यमान, कॉमा का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। कॉमा का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी कि सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के। सभी अभिकारक 2, 3 जो भी होंगे उन सभी के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। फिर से पढ़ लेते हैं क्या बात लिखी है। अतः एक रासायनिक समीकरण में सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान, सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। मतलब आपने क्या समझा अभी आपने पहले तो बताया, टीचर को, सामने वाले को बताया, आपसे पूछा गया था रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। तो आपने बताया बी नो डेट, हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। आपने पहले टीचर को ये बात बताई कि देखो हम ये जानते थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बात कहता है, हम जानते थे। अब इसके आधार पर, इस द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर हम आंसर देने वाले हैं। अतः रासायनिक समीकरण में उत्पादों का कुल जो द्रव्यमान होता है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होगा अभिकारकों का कुल द्रव्यमान का। मतलब उत्पादों का जितना द्रव्यमान होगा, उत्पाद का जो द्रव्यमान है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होता है अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के। अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। समझ में आ गई पूरी कहानी। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। मतलब कल हमने देखा था मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 थे। अभिकारक में मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 थे। उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उधर उत्पाद में एक ही मैग्नीशियम था, एक ऑक्साइड था। तो हमने बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। मतलब हमें दोनों तरफ बराबर भी करने हैं। बराबर क्यों नहीं करेंगे? अगर बराबर नहीं करेंगे तो भैया ये भाई साहब बिगड़ जाएंगे, इनका नियम गलत हो जाएगा, ये नियम गलत होने नहीं देंगे। ये साइंटिस्ट भैया ये तो गलत कर नहीं सकते, हमें गलत हो सकता है, इन्हें तो गलत नहीं कर सकते। तो हमें इसीलिए दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है, दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है। मैग्नीशियम 2 है तो उस साइड भी 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 4 है तो उधर भी 4 होने चाहिए, उधर 10 लोग हैं तो उधर भी 10 लोग हमें करने पड़ेंगे। समझ में आया आपको? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? आगे की तरफ मूव करें। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, संतुलित करने सीखने वाले हैं, बैलेंस करना सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को। अब यहाँ से मजा आने वाला है। यहाँ से अब जो नेक्स्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो बोर्ड एग्जाम में आते ही आता है, हर साल 5 नंबर में आपसे पूछा ही जाता है। बैलेंस करना, रिएक्शन को बैलेंस करना हर साल 5 नंबर में, 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखेंगे। आपको बहुत आसान तरीके से चीजें कब सिखा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। एक बार आप इसे देख लो, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। एक बार आप इसे देख लो, देखो इधर क्या है, देखते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि। मतलब हम विधि जानेंगे, मेथड जानेंगे, कैसे हम लोग करने वाले बैलेंस, कैसे हम लोग करने वाले हैं। हम लोग पहले एक बेसिक मेथड जानेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आपको बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको करना है पेपर में। लेकिन आपको पहले एक बार मेथड जान लेना चाहिए, बेसिक मेथड क्या है, कैसे हमारे पास ट्रिक आती है। ठीक है, तो पहले हम आपको बेसिक बताने वाले हैं। तो सामने क्या है लिखा हुआ है,
रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि, मतलब हम लोग रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना सीखने जा रहे हैं। रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना सीखने जा रहे हैं। सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत आसान लगेंगी चीजें, बहुत आसान लगेंगी। बस आपको क्या करना है, पूरा फोकस बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, बस आपका पूरा फोकस इधर ही रहना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें लिखा क्या है, रासायनिक समीकरणों को जांच एवं त्रुटि, हिट एंड ट्रायल, हिट करो और ट्रायल करो। ठीक है, अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जा सकता है। मतलब अगर हमें बैलेंस करने की बात आ जाए, रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करने की बात आ जाए, तो हम कौन सी विधि से कर सकते हैं? नाम एक ही है, देखो विधि एक ही है, मेथड एक ही है, लेकिन उसके 3 अलग अलग नाम है। अनुमान विधि है भाई, आप अनुमान लगा रहे हैं, हम इसी से करने वाले हैं, अनुमान लगा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। हिट कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं कि हाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये विधि है एक ही विधि, मेथड एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, त्रुटि विधि, ये सब एक ही है। समझ में आया? तो रासायनिक समीकरणों को जांच एवं त्रुटि विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जा सकता है। मतलब हमें इनके द्वारा क्या करना है, बैलेंस करना सीखना है। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। लेकिन आज हम नहीं तैयार हैं, आज हम नहीं सिखाने के लिए तैयार हैं, हम आपको कल ही सिखाएंगे। आपके तैयार होने से क्या होता है, हम भी तो प्रॉपर तैयार हो जाएं। आज नहीं, क्योंकि इस विधि को सिखाने के लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए सिखाने के लिए। आज हमने आधी सिखाई, आधी कल सिखाई, ना आपके समझ में आएगा ना आपके दोस्तों को समझ में आएगा, क्योंकि आप वीडियो शेयर करने वाले हैं ना, इसलिए उन्हें भी नहीं समझ में आएगा। फिर वो तुम्हारा माथा खाएंगे कि यार कैसे टीचर को भेज दी, कैसी वीडियो भेज दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे सर, कहाँ का पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर कर रहे उधर कर रहे। तो कोई बात नहीं, पूरा एक लेक्चर लेके आएंगे। कल का लेक्चर जो होने वाला है पूरा मेथड ही सीखने वाले हैं। उसमें हम लोग कल क्वेश्चन भी करेंगे, तुरंत के तुरंत आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा कि हाँ हमने जो सीखा वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो कल के लिए एक्साइटेड रहना, कल रेडी होने के आना, मुंह हाथ धो के आना, गंदे मुंह से कोई नहीं बैठेगा। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।